नमस्कार, स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, ये माना जाता है कि किसी भी सफलता के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य का ज्ञान हो और अपने अंतर मन में छुपी सुप्त चेतना का बोध हो। इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका एक कोई मार्गदर्शक हो जो अंतर मन में छुपी आकांक्षाओं को जागृत करे और हमारी जो सामर्थ्य है उसके बारे में हमें ज्ञान कराए। तो ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के होते हैं उनका मार्गदर्शन इसीलिए ज़रूरी होता है। हम विधि क्षेत्र की अगर बात करें तो विधि क्षेत्र में चूँकि इतना व्यापक दायरा है विधि क्षेत्र का कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग या इस क्षेत्र में अपना प्रोफेशन शुरुआत करने वाले जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक उपलब्ध हो। उन्हीं के लिए हम श्रेष्ठतम अधिवक्ताओं से बातचीत करके और अपने दर्शकों के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ अशोक नारायण धर दुबे जी हैं जो सिविल कोर्ट गोरखपुर में दीवानी के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। आपसे हम जानेंगे, अब पहले तो आपके जीवन वृत्त पर हम बातचीत करेंगे, उसके बाद हम विधि के सिद्धांतों पर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले दुबे जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा सा हम आपके जीवन वृत्त पर जानना चाहेंगे। जैसे हमने नाम बताया है दर्शकों को, तो मैं चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान तो हम लोग जो है वो धर दुबे हैं और ये आप जहाँ बैठे हैं जगन्नाथपुर मोहल्ले मेरा मकान है और यहीं से सटा मेरा एक गांव है बड़गों। और बहुत सारे लोग जो है हमारे, चूँकि इस शहर में हमारे पितामह आ गए थे आज से लगभग 150 साल पहले, कह सकते हैं 140 साल पहले। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम क्योंकि मैंने अपने पितामह को देखा तो था नहीं। ये ज़रूर पता है कि जिस भवन में आप बैठे हुए हैं ये हमारे पितामह के द्वारा बनवाया हुआ मकान है और 1912 में हमारे पिताजी बताते थे कि मकान 1912 का बना है। हम लोग चूँकि मूलतः बड़गों गांव हम तो आपके माता पिताजी के बारे में जरा। हमारे पिताजी विश्वविद्यालय की सेवा में थे। नाम श्री हृदय नारायण धर दुबे उनका नाम था। महर्षि जी के नाम से लोग उनको जानते थे और संत स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने समय के प्रति बहुत प्रतिबद्ध और बहुत ही गहरी उनकी धार्मिक रुचि भी थी और विश्वविद्यालय में वो कुल सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। माताजी मेरी गृहिणी थी। क्या नाम था? श्रीमती शांति देवी। पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेती थी, अपना हस्ताक्षर कर लेती थी और जो संस्कार हम लोगों को मिला वो अपने माता पिता से मिला। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा तो हमारी सेंट एंड्रूज मॉडल स्कूल से। अच्छा, उसके बाद की शिक्षा? उसके बाद सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की, फिर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, स्नातक और फिर वो विद्या स्नातक, ये सारी पढ़ाइयाँ विश्वविद्यालय स्तर की सभी पढ़ाइयाँ वहाँ से। तो आप के परिवार में एक लंबी श्रृंखला अधिवक्ता। हमारे पितामह पंडित अवध नारायण धर दुबे बहुत बड़े वकील थे, जैसा हमारे पिताजी भी बताते हैं। और जो हमारे ताऊ जी जो इस पेशे में थे, वकालत के पेशे में, और हमारे जो पिताजी के चचेरे भाई थे पंडित रामदास धर दुबे जी, हमारे पिताजी के सगे बड़े भाई पंडित श्याम नारायण धर दुबे जी। अच्छा। और हमारे जो पितामह थे वो उनके जो एक जूनियरों की भी एक बहुत लंबी श्रृंखला थी। अच्छा। जिसमें बाबू लक्ष्मी शंकर वर्मा जो यहाँ अपना मकान अधिवक्ताओं को देते थे रहने के लिए। नहीं, हमारे पितामह ने यहीं अलहदादपुर में एक मकान, इस मकान के पहले उसको बनवाया था। अच्छा। और बनवाए और उसके बाद फिर इस मकान को बनवा के इसमें रहने लगे। उसको एक तरह से ओबलाइजिंग हाउस कर दिया। ओबलाइजिंग हाउस। तो जो बच्चे पढ़ने आते थे शहर में वो वहाँ रह के पढ़ते थे। जो वकालत के पेशे में नए लोग आते थे, उनके जूनियर होते थे, रहने की जगह नहीं है तो वहाँ रहने खाने का सारा प्रबंध करते थे। हमारे बाबा के चाचा थे। अच्छा। राय बहादुर जमुनाधर दुबे जी। अच्छा। और गांधी जी के आंदोलन से जुड़े वो, और हालांकि उन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का कोई लाभ नहीं लिया। अच्छा। और कहते थे ये देश के कार्य का कोई मोल नहीं होता, ये स्वांतः सुखाए कर रहे हैं। हमारे पितामह को भी हमने तो नहीं देखा लेकिन हमारे वो जो पूर्वज लोग थे वो बताते थे कि वो भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े थे। अच्छा। और उन्होंने भी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का कोई लाभ नहीं लिया। और हमारी जो पिताजी की दादी थी, अच्छा, मतलब जो पितामही बने हमारे पिताजी की पितामही, तो वो गांधी जी के आंदोलन से ही प्रभावित होकर उन्होंने अपने
जो विदेशी वस्त्र उस समय मिलते थे, अच्छा, कपड़े यहाँ बनते नहीं थे, तो सब जलाया और चरखा काट के कपड़ा पहनने लगे। अच्छा अच्छा। के अंदर कैसे प्रेरणा जागृत हुई कि आप अधिवक्ता पेशे हम में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान हमारे जो पिताजी के बड़े भाई, चचेरे भाई, मतलब बड़े भाई बहुत अच्छे अधिवक्ता हो चुके थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम वकालत के पेशे में आओ। रामदास दरदुबे जी? जी। अच्छा। अपने परिवार में जो एक वंश परंपरा थी वकालत के पेशे में, उसको तो आगे चूंकि बढ़ाने हमारे पितामह के चाचा और हमारे पितामह के पिता, माने हमारे पिताजी के भी पितामह, जैसा वो लोग बताते थे कि वो उस जमाने में जूरी, एक न्याय व्यवस्था में जूरी की व्यवस्था थी। अच्छा अच्छा। तो वो जूरी थे, तो न्याय से जुड़ाव मतलब तो हमारी 4 पीढ़ियों से लगातार बना हुआ है। उस श्रृंखला को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, पूर्वजों का आशीर्वाद है और मुझे भी इस पेशे के प्रति बहुत आकर्षण था। मैं जब लॉ का विद्यार्थी था तो मेरा जो एक स्पेशल पेपर होता था जो आपको लेना था, स्पेशलाइज्ड पेपर जिसको कहते थे, तो क्रिमिनोलॉजी था मेरा लॉ में। अच्छा। लेकिन और मेरी बड़ी रुचि भी थी, लेकिन जब मैं पढ़ के निकला तो मुझे लगा कि दीवानी के क्षेत्र में काम करने से एक व्यापक क्षेत्र आपका बनता है और पढ़ने का वातावरण बना। ये मेरी अपनी अनुभूति थी। और उसका दूसरा कारण ये भी था कि मैं अपने ताऊ जी जो पंडित रामदास दरदुबे जी थे उन्हीं का जूनियर था, तो उनसे जो उनको काम करते देख के जो प्रेरणा मिली, उससे भी दीवानी के मुकदमों के प्रति आकर्षण बढ़ा। दीवानी मामलों में थोड़ा लंबे समय तक परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा है, आपको अपनी पहचान बनाने में भी समय लगता है। एक चीज़ और बताऊं कि लोगों को लगता है कि आप किसी बड़े वकील परिवार में पैदा हुए तो आप अच्छे वकील बन जाएंगे या आपको मुकदमे आने लगेंगे। ये धारणा भी गलत है, क्योंकि यहाँ आपके जो पूर्वज हैं अगर इस पेशे में वो हैं तो हो सकता है जब तक वो जीवित हों वो आपको खींचते रहें। लेकिन अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो आपको अपने व्यक्तिगत परिश्रम से मुकाम हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और कोई ना कोई पीढ़ी में आपकी पीढ़ी में पहली बार आया होगा। बिल्कुल, और कोई ना कोई पहली बार पेशे में आता है। तो जो नए लड़के ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति इसलिए सफलता के शिखर पे है क्योंकि उसके बाप दादा वकील थे, तो ये धारणा बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई पहला आया ही होगा। और इस कचहरी में बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं जो पहली पीढ़ी में आए और शिखर तक पहुँचे। वर्ष 1987 में मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे। पत्नी आपकी गृहिणी हैं या? नहीं, मेरी पत्नी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और गृहिणी भी हैं, घर भी वो चला रही हैं, तो गृहिणी भी हैं। और मैंने देखा कि उन्होंने दोनों में अच्छा सामंजस्य बना रखा है। मेरे जो 2 बच्चे हैं, बिटिया मेरी हायर एजुकेशन से है, कुछ दिन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया उसने। उसका विवाह हो गया, उसके पति एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं NIT में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बेटा भी मेरा वो उच्च शिक्षा प्राप्त किया, मैंने वो वेब टेक्नोलॉजी में काम किया, उसकी अपना एक अलग वो है। तो मैंने देखा कि हमारी पत्नी ने बच्चों को विधि क्षेत्र में नहीं है फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन अब उसके रुचि रहती है, विधि पढ़ता रहता है मेरा बेटा। तो उसकी एक रुचि है कि साहित्य और इसमें क्या नाम है इतिहास, कानून, सब में उसकी गहरी रुचि है, पढ़ता रहता है। बिल्कुल। लेकिन क्षेत्र उसका वेब टेक्नोलॉजी का है। अब आगे कब जीवन में परिवर्तन हो जाए आपने देखा है। आप इस शहर में रहे, बहुत सारे लोग बड़ी लंबी पारी किसी दूसरी नौकरी में रह के बाद में वकालत में आ गए, तमाम लोग आए हैं। और इसी दीवानी न्यायालय में कई लोग मेरी जानकारी में आए। आप तो स्वयं अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं विधि का, लेकिन आप निश्चित रूप से दीवानी के श्रेष्ठतम अधिवक्ताओं में से हैं। कितनी संतुष्टि मिलती है जब आप किसी को न्याय प्रदान करवाते हैं दिलवा? मैं आपको बताऊं कि सामान्य रूप से हर मुकदमा एक नए गुण पे आधारित होता है। उसका एक अलग उसमें जो तथ्य होते हैं, उसकी परिस्थितियां होती हैं, उसका जो आधार होता है वो सब नया होता है। तो और फिर जब हम उसे मुकदमे को एक खाके में रख के और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो उस समय लगता है कि जो मैंने परिश्रम किया है और उसे उसी ढंग से न्यायालय तक पहुंचा सकूं और पीड़ित को न्याय मिले, तो जो संतुष्टि मिलती है मैं समझता हूं कि वो उस संतुष्टि को प्राप्त करने वाला ही महसूस कर सकता है। व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभूति की जा सकती है कि हम। और कभी कभी किसी अगर आप ऐसे व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से विपन्न है या बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उसके लिए यदि आपने कुछ किया और उसको न्याय मिला और वो प्रसन्न हुआ, उसने आपको आशीष दिया
तो उसका वो आशीष भी एक अलग तरह की संतुष्टि देता है। चूँकि आपकी प्रैक्टिस 85-86 से है, आप उस समय से लगातार आप विधि व्यवसाय में हैं, तो इस दरमियान अगर मैं ये जानना चाहूँ या हमारा दर्शक जानना चाहेगा कि कोई फेमस दीवानी का ऐसा मामला जो चर्चित रहा हो, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं, अब देखिए, चूँकि एक लंबा समय हुआ, कभी कभी कालखंड विशेष में कुछ बड़े चर्चित मामले आते हैं उस समय विशेष में, और उसको करने का अपना एक अलग आनंद होता है। उसमें कुछ तकनीकी चीज़ें अगर निहित होती हैं तो उसको भी पढ़ के निकालना अच्छा लगता है। बहुत से मामले ऐसे आए होंगे, कभी किसी बहुत ही ऐसे व्यक्ति का भी मुकदमा करने का सौभाग्य मुझे मिला जो बहुत ही गरीब व्यक्ति था और किसी कारण से वो यहाँ भटक रहा था। मुझसे मिला तो मुझे अवसर मिला, मैंने कहा देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसका भी मुकदमा करके अच्छा लगा कि उसके पास अभिलेख भी थे, उसके कभी पूर्वजों ने कोई ज़मीन छोटी सी हासिल की थी, किसी व्यक्ति के सामने वो ज़मीन पड़ रही थी और वो व्यक्ति सोच रहा था कि सस्ते में मिल जाए, तो उसको उत्पीड़ित कर रहा था कि इतनी ज़मीन क्या होगी। तो फिर न्यायालय में आप जानते हैं प्रक्रिया है, अगर अभिलेख आपके पास हैं और आपने उसको अभिलेखी प्रमाणों से साबित किया कि वो आपकी संपत्ति है, तो न्यायालय उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल, उसको रक्षा हुई इसके संपत्ति की, वो भी खुश हुआ, बाद में अपना एक छोटा सा आवास बना के उसमें रहने लगा। तो आके बताता था कि साहब अगर न्यायालय ना होता तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, तो ये अच्छा लगता है इस तरह के मामले। लेकिन ये छोटे छोटे मामले भी जब आते हैं तो गरीब व्यक्ति को अगर इस तरह का इसमें कुछ अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। ये बड़ा फैसला है। हाँ, उसमें आपको कभी ये लग सकता है कि भाई इस समय में हम कोई दूसरा मुकदमा करते तो शायद ज़्यादा धन उपार्जित करते। तो लेकिन जब आपकी दृष्टि ये होती है कि जिस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें बनाया है या जो मैं कर रहा हूँ, जो दायित्व मिला है, उसमें कुछ इस तरह के अगर काम आते हैं तो उसका आनंद एक अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने कहा कौन सा मामला, एक बार मुझे एक मामला मिला बहुत ही टिपिकल, वैसे तो कई मामले ऐसे मिले वो जिसमें कुछ आर्बिट्रेशन के मामले ऐसे थे कि साहब एक एग्रीमेंट सरकार ने किया। अच्छा। और उस एग्रीमेंट के रहते हुए उस व्यक्ति को ये बताया कि आपने अमुक कार्य अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, उसके ऊपर कुछ दंड लगाने लगी। तो वो आर्बिट्रेशन के मामले में आया मामला, तो ये कहा गया कि साहब चूँकि इस एग्रीमेंट के अनुसार जिस सरकार या उसके निकाय से कोई अनुबंध हुआ तो वो एक पक्ष है, तो न्यायालय निर्णय करे कि दोषी है कि नहीं है, और फिर उसके बाद जो दंड इसके ऊपर अधिरोपित हो। अच्छा। वो कोई उस अनुबंध का पक्षकार दूसरे पक्षकार को दंडित नहीं कर सकता, और उस पर बड़ी लंबी समय तक वो बहस चली, एग्रीमेंट देखे गए, और अंततः ये हुआ कि नहीं, न्यायालय ने कहा कि नहीं, इसके लिए विवाचन की जो प्रक्रिया है जो एग्रीमेंट में लिखा है, विवाचन में जो भी पीड़ित व्यक्ति है उस अनुबंध का जो पक्षकार है, चाहे वो सरकार हो या व्यक्ति हो, वो विवाचन में जाए और फिर उसको तय करावे, और अगर कोई दोष उसके लिए वो दोषी पाया जाएगा तो दंडित होगा। तो ये लगा कि ये जब न्याय व्यवस्था में आप आते हैं तो वहाँ न्याय की दृष्टि समदर्शी होती है। एक और मामला हुआ जिसमें बिजली विभाग ने अनुबंध किया एक उद्योग को कि साहब आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देंगे। अच्छा। आपको याद होगा कि एक बार बाढ़ आई थी गोरखपुर में 98 में, तो उसमें उनको बिजली की आपूर्ति विभाग नहीं कर पाया, लिख के दिया कि हम आपको केवल क्लीनिंग स्वीपिंग के लिए बिजली देंगे। लेकिन चूंकि अनुबंध हुआ था कि अगर आप बिजली इससे कम भी जलाएं, आपके लिए इतना पैसा खर्च करके अलग फिगर बन रहा है, ये बन रहा है, तो आपको इतना न्यूनतम देना पड़ेगा। अच्छा। तो ये सवाल उठा कि जब बिजली की आपूर्ति नहीं हुई तो आप, और विभाग डिमांड करने लगा कि आप मिनिमम कंजम्पशन गारंटी दीजिए। अच्छा। तो उसके लिए वाद संस्थित हुआ। न्यायालय को बताया गया कि साहब ये जब आपूर्ति नहीं कर सके तो ये कोई हमारे ऊपर बकाया तो है नहीं, ये अनुबंध के उन शर्तों का पालन ये करने में विफल रहे तो हमसे फिर उसकी मांग क्यों कर रहे हैं। फिर न्यायालय ने गुणदोष पे विचारण किया और उसको रिलीफ मिली उस आदमी को कि नहीं, चूंकि मिला नहीं है इसलिए जो वास्तविक बिजली का व्यय हुआ उसका पैसा आप ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे छोटे बड़े मामले आते रहते हैं, और मेरा अपना मानना है कि न्यायालय या न्याय व्यवस्था जब तक है तब तक समाज में समरसता स्थापित रहेगी, और कोई भी अगर उच्छृंखल होगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, तो उसके लिए जो न्याय की व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था तुरंत उसको
उपचार प्रदान करके या एक निर्णय करके उसको शांत करती है कि इस तरह का एक बेहतर माहौल बनाने में न्यायालय की भूमिका। थोड़ा सा हम विधिक सिद्धांतों पर भी बातचीत कर लें, जी। बाद में फिर हम थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन पर आएंगे। तो चूँकि आप दीवानी के अधिवक्ता हैं, तो अगर एक सामान्य आदमी निर्धारण करना चाहे कि मामला कौन सा मामला दीवानी है, या विधि के क्षेत्र में जो नए लड़के आ रहे हैं उनके, अब सामान्य रूप से देखिए जो हमारे यहाँ दीवानी प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 9 में अच्छा ये व्यवस्था है कि कोर्ट शैल ट्राई ऑल सिविल सूट्स। जो दीवानी प्रकृति के मामले हैं उसको न्यायालय निस्तारित कर सकेगी, और फिर उसमें लिखा हुआ है कि वो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अच्छा, दीवानी प्रकृति के कौन कौन से मामले, तो उसमें एक्सप्लेनेशन 1 में है कि साहब जो ये किसी संपत्ति से जुड़ा मामला हो या किसी ऑफिस से जुड़ा मामला हो, अच्छा, तो उसमें पैसा कोई इन्वॉल्व है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा। तो अगर इससे जुड़े कोई मामले हैं तो दीवानी प्रकृति के मामले हैं। आपके दीवानी अधिकार, सिविल राइट जिसको कहते हैं, बिल्कुल। उससे जुड़ा मामला है तो वो भी दीवानी मामला है। किसी संपत्ति में हमारा अधिकार नहीं थे, आपका अधिकार नहीं थे, हम दोनों उस संपत्ति में अपने अपने अधिकार को लेके खड़े हैं, तो अब ये डिस्प्यूट सिविल डिस्प्यूट हो गया, तो न्यायालय उसको तय करेगी। या किसी पद का विवाद है, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, या हम जो है वहाँ से गलत तरीके से, विधि विरुद्ध तरीके से हटाए जा रहे हैं, या हमारा वेतन रोक लिया गया, या हमारी छुट्टी का अधिकार मेरा है नहीं दिया नियोक्ता ने, तो इस तरह के जो तमाम सारे मामले हैं ये वो सब दीवानी प्रकृति के मामले हैं। दीवानी के मामले हैं। दीवानी मामले में सम्मन की जो अद्यतन स्थिति है, ये सम्मन का तरीका ये, जब आप कोई वाद संस्थित करते हैं तो पहला उसमें यही होता है कि न्यायालय उस वाद को पंजीकृत करके दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करती है। बिल्कुल। तो जो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करती है वो नोटिस 2 प्रकार के, नोटिस और सम्मन दोनों 2 चीज़ें हैं। अच्छा। तो जैसे किसी वाद में अगर अंतरिम उपचार आपने मांगा है और उसके लिए कोई अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिया है या अंतरिम उपचार प्रदान करने के लिए दिया है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो नोटिस जारी होती है। अच्छा। और जो मूल वाद है उस पर जवाब लगाने के लिए सम्मन जारी होता है। अच्छा, यानी प्रतिवाद पत्र लगाने के लिए सम्मन जाएगा, और जो उस अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र या अंतरिम आदेश प्राप्त करने का जो भी आवेदन पत्र है उस पर निस्तारण करने के लिए नोटिस जारी होगा। अच्छा। तो वो जो नोटिस या सम्मन पहले तो होता था कि हम एक प्रोफार्मा कचहरी में मिलता है और अपने अपने दावे और अपील और उसके साथ लगाते रहते हैं। अपील के साथ भी सम्मन जारी होता है। अच्छा। निगरानी के साथ भी जारी होता है। तो दूसरे पक्ष, एक उसके पीछे धारणा क्या है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना जिसके विरुद्ध आप उपचार मांग रहे हैं कोई उपचार न दिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो आपका एक पक्ष है और जिसके विरुद्ध आप चाहते हैं वो दूसरा पक्ष है। तो अदालत ये चाहती है कि दोनों पक्षों को सुने और फिर विनिश्चय करें कि इसमें जो उपचार मांगने वाला व्यक्ति है वो सही है कि नहीं है। तो अब जो प्रक्रिया है उसमें ये अदालत जारी करने लगी। वहाँ अदालत उसको कंप्यूटराइज बाकायदा उस पर सब छपा रहता है नाम पता, और वो अदालत के थ्रू सम्मन जाता है, नजारत के थ्रू। और कभी कभी अदालत उसको जो है कहती है कि आप इसको डाक से भी भेजें, तो वो दोनों प्रकार से, दोनों माध्यम से जाता है। जाब्ता दीवानी में, युग में जाब्ता दीवानी में संशोधन हुआ है कि ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी सूचनाएं जाएं। अच्छा। लेकिन अभी ये बहुत ही प्रेवलेंट नहीं है और इसलिए लागू नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए जो विनियम बनने चाहिए वो अभी नहीं आ पाए हैं। अच्छा। ये जो सम्मन नोटिस जाता है अदालत से या डाक से, इसका तामीला जब नहीं होता है तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हम अखबार में गजट कराते हैं। अच्छा, प्रकाशन जिसको कहते हैं। तो फिर जब अखबार में प्रकाशित होता है तो ये माना जाता है कि सूचना हो गई। इंजंक्शन की तरफ थोड़ा समय, व्यादेश दीवानी मामले में, दीवानी मामले में देखिए जो सामान्य रूप से 2 तरह के व्यादेश यहाँ मांगे जाते हैं। एक तो प्रोहिबिटरी फॉर्म में, जिसको निषेधात्मक व्यादेश कहते हैं। अच्छा। कि किसी व्यक्ति को अमुक कार्य करने से निषेधित किया जाए। अच्छा। या किसी व्यक्ति को निषेधित किया जाए को हमारी संपत्ति पे अतिक्रमण न करे, हमारे शांतिपूर्ण उपयोग या अध्यासन में हस्तक्षेप न करे, इस तरह के उपचार मांगते हैं जो निषेधात्मक प्रकृति के हैं, कि दूसरे पक्ष को निषेधित करना है।
एक होता है समादेशात्मक व्यादेश, मैंडेटरी इंजंक्शन। तो उसमें होता है कि माननीय न्यायालय उसका विचारण करके अगले को निर्देशित करे कि वो अमुक कार्य करे। अच्छा। तो वो समादेश जारी करती है माननीय न्यायालय। तो अस्थायी व्यादेश जैसे, और अस्थायी और अस्थायी व्यादेश। अस्थायी व्यादेश का मतलब जैसे कोई भी वाद आप दाखिल करते हैं तो जो उसमें उपचार अगर आप निषेधाज्ञा का मांगते हैं कि अगले को हमेशा के लिए मना किया जाए, तो वो अस्थायी व्यादेश है। और उसके लिए जो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में उपबंध हैं उसके अधीन वो न्यायालय उपचार प्रदान करती है, अस्थायी व्यादेश। और जो अंतरिम उपचार है कि वाद लंबन की अवधि में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जाए, जिसके लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता में आदेश 39 में प्राविधान उपबंधित है। अच्छा। तो वो उसमें अंतरिम उपचार प्रदान करती है। अच्छा। कुछ न्यायिक निर्णय आए कि कुछ मामले ऐसे हैं कि जो आदेश 39 नियम 1 और 2 की परिधि से बाहर हैं। अच्छा। और न्यायालय इस मत की है कि ऐसे मामले में यदि अंतरिम स्थगनादेश जारी नहीं किया गया तो और वादग्रस्त संपत्ति को संरक्षित नहीं किया गया, बिल्कुल, तो अंतिम निर्णयन के लिए या अंतिम रूप से इस मामले के विनिश्चयन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उन दशाओं में न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करती है। अच्छा। जिसमें धारा 151 जाब्ता दीवानी है और अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके वादग्रस्त संपत्ति के संरक्षण का एक आदेश पारित। तो इसी से जुड़ा इंट्रोडक्टरी आर्डर भी जो है स्थगन के साथ नहीं, जो अंतरिम निषेधाज्ञा जो जारी की जाती है वो इंटरलॉक्यूटरी आर्डर नहीं है। अच्छा। वो अंतरिम निषेधाज्ञा चाहे एक पक्षीय प्रदान किया जाए या दोनों पक्षों को सुन के गुणदोष पे पारित किया जाए। अच्छा। वह आदेश अपीली आदेश है। अच्छा, अंतर्वर्ती आदेश नहीं, वो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है। अच्छा। वो अंतरिम आदेश है। अंतरिम और अंतर्वर्ती में फर्क है। अच्छा। जो अंतरिम उपचार पारित किया गया उससे एक दूसरे व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी संभावना है। इस बात की भी संभावना है कि कोई व्यक्ति जो एक पक्षी आदेश भी पाया है किसी गलत तथ्य को न्यायालय को बता के प्राप्त कर लिया हो, तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि उस एक पक्षी आदेश के विरुद्ध सीधे अपील दाखिल करे या उसी न्यायालय में आदेश 39 नियम 4 में आवेदन पत्र देकर उस आदेश को परिमार्जित करावे, संशोधित करावे। अंतर्वर्ती आदेश का मतलब ये है कि जो आदेश ऐसा आदेश है जो पारित तो किया गया, अच्छा, लेकिन वो विनिश्चायक आदेश नहीं है। अभी उसी आदेश के अनुसरण में आगे आदेश पारित किया जाना अवशेष है, अवशेष है। तो चूंकि वह केस डिसाइडेड की परिधि में नहीं आता, उससे कि कोई अंतिम बिंदु का विनिश्चयन नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जिसको कहते हैं उसके विरुद्ध अपील तो नहीं ही होती है। अच्छा। लेकिन उसके विरुद्ध सामान्य रूप से निगरानी भी विवर्जित है, निगरानी भी नहीं ला सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कौन आदेश इंटरलॉक्यूटरी है कौन नहीं है, यह एक आदेश को पढ़ने के बाद उसकी मीमांसा करने के बाद तात्कालिक परिस्थितियों पर यह डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। और कभी कभी जैसे हमारे यहाँ दीवानी प्रक्रिया संहिता में फौजदारी के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अपडेट नहीं हूँ, लेकिन दीवानी प्रक्रिया संहिता में 115 जो पुनरीक्षण की शक्ति है, अच्छा, माननीय न्यायालय की, उसमें संशोधन करके ये लाया गया। माननीय उच्च न्यायालय का, अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी संशोधन है कि अगर कोई ऐसा आदेश जिसे उसके यथा विद्यमान स्वरूप में यदि बने रहने दिया गया, अच्छा, और उससे ये महसूस करती है माननीय न्यायालय कि न्याय की मंशा विफल होगी, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध निगरानी ग्राह्य है। तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि यह केस डिसाइडेड में आता है, अंतिम आदेश है कि नहीं। तो यह सब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो विचाराधीन न्याय और प्रांग न्याय के बारे में जरा सा हम अपने दर्शकों को चाहेंगे। एक प्रांग न्याय का मतलब ये कि उसी वाद हेतुक पे, उसी विषय वस्तु पे कोई निर्णय पहले हो गया है और उस तथ्य को छिपा के हमने कोई दूसरा दावा कर दिया। दूसरा पक्ष आया, उसने कहा अरे साहब ये तो न्यायालय का समय बर्बाद हो रहा है, इस पे पहले निर्धारण हो चुका है और ये निर्णय है, अमुक तारीख को हुआ, ये फैसले की कापी है। तो जो बाद का जो दूसरा दावा हम लाएंगे वो प्रांग न्याय से बाधित होगा। और विचाराधीन का मतलब कि एक मामला पहले से चल रहा है, अभी निस्तारित नहीं हुआ, उसके लंबन काल में आपने दूसरा वाद ला दिया, तो ये जो दूसरा वाद आप लाएंगे, पश्चातवर्ती वाद जो होगा, वो स्थगित कर दिया जाएगा। जो न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी, अंतर्निहित शक्तियों का मतलब ये है कि न्यायालय कोई भी ऐसा आदेश जो न्याय के लिए उचित पावे, अच्छा, वो एक न्यायाधीश होने के नाते अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करके
वह आदेश पारित कर सकती है। ये उस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है। उस अधिनियम में वो बंद भले ही ना हो। हाँ, 151 इसलिए बना है सीपीसी। अच्छा अच्छा। कि जैसे मान लीजिए आदेश 39 नियम 1-2 में वो कवर नहीं है अंतरिम आदेश जारी करना, या और भी ऐसे तमाम छोटे छोटे अवसर मुकदमों में आते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति आई कि हम वादग्रस्त संपत्ति का संरक्षण चाहते हैं और उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, या तो कह दें कि साहब हम उसके स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में नहीं कवर हो रहे हैं, तो उस समय और न्यायालय को लगता है कि नहीं, इसमें ऐसा आदेश पारित करना उचित न्याय निर्णयन के लिए जरूरी है, तो ये न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है। और वह अंतर्निहित शक्ति का जो राइडर है वो उस न्यायाधीश का स्वयं का आत्मनिर्बंधन है। तो इसको डिस्क्रेशन भी कह सकते हैं। न्यायिक विवेक की शक्ति है ही है। बिल्कुल। जो इनहेरेंट पावर है ये विवेकाधिकार, विवेक की शक्ति है। और हमेशा जब न्यायालय के या न्यायाधीश की विवेक की शक्ति की बात करते हैं तो वो न्यायिक सद्विवेक उसको कहते हैं। न्यायिक सद्विवेक कि उसका जो जुडिशियस माइंड है वो क्या कहता है। तो ये उसकी अंतर्निहित शक्तियां हैं कि उसके न्याय देने के लिए वो इस तरह के आदेश पारित कर रहा है। एक चीज, और कभी कभी तो पहले तो ये परंपरा भी रही कि पहले जो न्यायिक अधिकारी थे वो कभी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते थे तो लिखते थे अपने आदेश में कि मेरे सामने ये तर्क रखा गया विरोधी पक्ष द्वारा कि ये न्यायालय विधि में ऐसे कोई उपबंध नहीं है, लेकिन प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा मैं न्यायोचित पाता हूँ, इसलिए ये आदेश पारित कर रहा हूँ। आदेश पारित तो वही अंतर्निहित शक्ति है न्यायालय की। जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो किस तरह से बाध्यकारी होते हैं निचले न्यायालयों पर? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णयों के बाध्यकारी होने के लिए जो विधि की मीमांसा है, जो विधि का अपना वो है डोमेन, उसमें ये कहा गया कि 2 तरह के निर्णय पारित होते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से। अच्छा। एक तो होते हैं जिसमें रेशियो तय होता है, रेशियो डेसिडेंडाई जिसको कहते हैं। अच्छा। उसमें विधि के कोई सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए गए और उसको एक जनरलाइज किया गया कि साहब ऐसे ऐसे मामलों में इस तरह का निर्णय किया जाना चाहिए। अच्छा। तो वो एक बाध्यकारी है अधीनस्थ न्यायालयों पे। कभी होता है कुछ, जैसे कोई मामले एक माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि मैं इस प्रकरण विशेष में ये मामला देख रहा हूँ और इसको ये आदेश कर रहा हूँ, तो उसको कानून की भाषा में आर्बिटर डिक्टा कहते हैं। अच्छा, ये वो सिर्फ उस खास निर्णय, हाँ, उस खास मामले में वो निर्णय, खास मामले में जो है, तो वो जो रूल ऑफ प्रेसिडेंस है जिसको कहते हैं कि जो उच्च न्यायालय या जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय कब बाध्यकारी होंगे, जो रूल ऑफ प्रेसिडेंस का भी एक लॉ है। अच्छा। तो वो कौन से बाध्यकारी होंगे, तो उसके लिए लॉ है कि रेशियो डेसिडेंडाई या आर्बिटर डिक्टा देखे। अच्छा। सभी इस पे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का खुद का निर्णय भी है। बिल्कुल कि कौन से निर्णय बाध्यकारी हैं और कौन नहीं है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इसके प्रति खुद ही सचेत रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई प्रकरण विशेष में कोई आदेश पारित किया गया और उसको एक सार्वजनिक बना दिया जाए। अधिवक्ता को बहुत धैर्य जो है, नहीं, अधिवक्ता के लिए तो धैर्यवान होना तो बहुत बड़ी शर्त है। क्योंकि और एक चीज मैं, और आपने कहा नए लोगों को आप बताना चाहते हैं, हम ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। अगर आपका ये उद्देश्य है तो मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि वकालत पेशे की प्रारंभिक शर्त है धैर्य। क्योंकि जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते हैं तो ठहराव आता है। बहुत तेजी से हम छलांग लगा के ऊपर चढ़ गए और पता चला कि हमने नीचे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, झटके में कुछ पा लिया, तो वो फिर ठहराव नहीं आता। अगर 5 वर्ष किसी ने साधना कर ली दीवानी के वकील के रूप में और विद्यार्थी भाव से चीज़ों को पढ़ा समझा और न्यायालय में प्रस्तुत करने की कोशिश किया, तो ठीक है, थोड़ा उसमें समझते बूझते सीखते बिल्कुल वो आप आगे बढ़ जाएंगे। कार्लाइल ने डिग्निटी ऑफ लेबर में लिखा कि वर्क इज वर्शिप। मैं समझता हूँ इस वकालत के पेशे में बहुत मुफीद चीज़ कहा उन्होंने। कि कार्य ही पूजा है। हमारी सबसे बड़ी पूजा ये है कि ईश्वर ने जो कार्य सौंपा है इसको पूरी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ करके हमारा मौके संतुष्ट हो कि हमने ईमानदारी से काम किया। देखिए, निर्णय करना अधिवक्ता के हाथ में नहीं होता। हमारा काम है कि जो मेरे पास वादकारी आया उसकी बात कानून की सीमा में, कानून की लक्ष्मण रेखा के भीतर अपने ज्ञान और बुद्धि कौशल से न्यायालय के समक्ष रखते हैं। उसमें कुटिलता का पुट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक जजमेंट मानी सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा चर्चित जजमेंट है, जो आज भी किसी वाद की पोषणीयता पे जब सवाल उठता है, तो हालांकि लगातार जजमेंट मानी सर्वोच्च न्यायालय के 2022 तक आते रहे, लेकिन टी अरविंदम वर्सेस टीवी सत्यपाल का एक जजमेंट है जिसमें जस्टिस VR कृष्णा अय्यर साहब ने अधिवक्ताओं से ये अपेक्षा की है कि कभी बुलिंग टैक्टिक्स वाले लिटिगेंट से, मैंने जो कपटपूर्ण आचरण करके धोखाधड़ी करने वाली प्रवृत्ति का कोई वादकारी आवे, तो अधिवक्ताओं को उसके साथ गलवहियां डाल के नहीं चलना चाहिए। इस तरह के वादकारियों को जो है वो मना करना चाहिए कि वो न्यायालय ना, उनको डिस्करेज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि पूरी न्याय व्यवस्था पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए तो है। तो इसीलिए वकील का जो जीवन है वो एक सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन। तो उस सामाजिक जीवन में उसकी जो छवि उकेरी जाए वो एक ऐसी छवि हो कि हाँ साहब ये न्याय के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति है, लोगों के लिए न्याय के लिए ये प्रेरणा का काम करते हैं ना वो चीज। तो इसलिए अधिवक्ता, और वैसे भी अगर आप इतिहास उठा के देखें तो आज़ादी के आंदोलन से लेकर और अद्यतन समाज में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उसमें अधिवक्ता अग्रणी भूमिका में रहा है, चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो या समय समय पर कभी भी अन्याय का प्रतिकार करने का प्रश्न रहा हो, अधिवक्ता हमेशा अगली कतार में खड़ा मिलता है। हमारे पितामह के ज़माने में जब वो अधिवक्ता थे और शिखर पे थे, तो उस ज़माने में गोरखपुर में सरतेज बहादुर सप्रू साहब किसी से आए थे, और सरतेज बहादुर सप्रू का नाम आपने सुना होगा कि ये अधिवक्ताओं में शिखर पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बड़े वकील थे, देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी लोग दुनिया में उनको जानते थे। जब यहाँ बहुत गिने चुने वकील, बड़ी सीमित संख्या में वकील थे, हमको लगता है 25-50 वकील रहे होंगे यहाँ, उस जमाने में वो गोरखपुर आए थे, या 100 वकील रहे होंगे अधिकतम। तो उस छोटी सी संख्या में जब लोगों ने उनको बार में बुलाया और पूछा कि आप अधिवक्ताओं के लिए कुछ बताएं, तो उन्होंने कहा कि भाई अधिवक्ताओं को इससे परेशान नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, और उन्होंने कहा कि नए अधिवक्ताओं को ये जानना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज वन सीट वैकेंट ऑन द टॉप। क्योंकि आज शिखर पे जो भी अधिवक्ता है पूरी दुनिया में कहीं भी, उससे और आसमान के बीच बहुत बड़ा गैप है। तो हर आने वाले अधिवक्ता को उसके ऊपर पहुंचने का एक अवसर है, अब वो अपने परिश्रम से पहुंच सकता है। और मैं भी ये मानता हूं कि आज जो शिखर पे है उससे और आसमान के बीच बहुत बड़ी दूरी है। तो उस बहुत दूरी में बहुत सारे हमारे युवा साथी जब भी चाहें अपने परिश्रम से आज सबसे ऊपर बैठे चोटी के वकील के बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो ये मेरा दूसरी चीज उन्होंने जो कहा था वो भी आपको बता दें, उन्होंने कहा अधिवक्ता के दिमाग पे नमक का भी टेंशन नहीं होना चाहिए, ये परिवार का काम है कि वो सब मैनेज कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। वह पूरी तौर से मुकम्मल तौर पे कानून की पढ़ाई और उसके न्याय के संवाहक की भूमिका में अपने आप को तत्पर रखे। ये घर का काम है कि उसके खाने का, उसके कपड़े पहनने का, उसका सब इंतजाम देके वो जो अर्जित कर रहा है वो घर में दे दे। तो उसके पीछे भाव क्या रहा होगा, कहा होगा नहीं कहा होगा उन्होंने, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है वो अर्जित करे, घर में दे दे, लोग व्यवस्था देखें। तो जीवन के प्रारंभिक चरण में जब अधिवक्ता संघर्ष कर रहा होता है तो तमाम सारे विघ्न उसके सामने उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। निष्क्रियता उसके सामने, निष्फलता उसके सामने, कभी-कभी मैं आपको बताऊं, भय उसके सामने आता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि जैसे हमारे साथ जो युवा लड़के आते हैं ट्रेनिंग में, कभी कभी देखता हूं कि जैसे वो वकालत के पेशे में आए शॉर्ट गैप अरेंजमेंट के रूप में, बिल्कुल उनका उद्देश्य है किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाके उत्तीर्ण करना और फिर नौकरी करना। मैं समझता हूँ एक समय विशेष में हम एक काम ठीक से कर सकते हैं। जैसे मैं जब वकालत के पेशे को चुना, मैंने उसके बाद कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई भाव नहीं आया कि मुझे कोई प्रतियोगी परीक्षा देना है। बिल्कुल। और उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे जब मैं आया तो चाचा जी, चूँकि हमारे ताऊ जी बहुत शिखर पे थे, मैं उनका जूनियर था, उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग लिया, मुकदमों की भरमार थी। उनकी मृत्यु के बाद थोड़े मुकदमे कम हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, मेरी चूँकि लेंथ ऑफ प्रैक्टिस कम थी तो बहुत सारे वादकारी थे, उनको लगा कि शायद अभी मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बड़े मुकदमे थे, उन्होंने दूसरे को अधिवक्ता रखा। लेकिन हमारे जो सीनियर थे, जो हमारे गुरु थे और ताऊ जी भी थे, उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ था, मेरे माता पिता का था, और मेरा परिश्रम भी उसमें लगा हुआ था, और इन सबके आशीर्वाद से वो परिश्रम फलीभूत हुआ। तमाम फाइलें जो पहले गईं फिर लौट के आ गई।
बिल्कुल। अगले को लगा कि नहीं साहब ये काम कर सकते हैं, तो पहले ये विश्वास तो हम पैदा करें कि हम उनका ये मुकदमा कर सकते हैं, उनका ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि वकालत के पेशे में धैर्य की ज़रूरत है, तो ये धैर्य की ज़रूरत न केवल शुरुआती दौर में, जब तक आप वकालत के पेशे में हैं, पूरे उस आपके उस कार्य विस्तार की पूरी अवधि में उस धैर्य की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अभी बढ़िया। 4 मुकदमे लगातार आपके खारिज हो जाएं तो टूटने की जरूरत नहीं। आप उसको निरीक्षण करिए, आत्मनिरीक्षण करिए और उस मुकदमे का दृष्टि सकारात्मक हो, आत्मनिरीक्षण भी करिए और उस मुकदमे का भी निरीक्षण करिए और देखिए कि वो कौन से बिंदु हैं जिसको अदालत को या तो हम नहीं समझा पाए कि इसको इस तरह से रखना चाहिए था, या अदालत के पढ़ने में कहीं कोई भूल हुई, इसीलिए अपीली व्यवस्था बनी हुई है। बिल्कुल। अगर कानून आपने ठीक से रखा, कानून सही है, तो आप यहाँ अगर हारे तो ऊपर की न्यायालय से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रास्ता अगर शुचितापूर्ण है तो सफलता मिलेगी। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो कुछ आलोचक भी होते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, जे बिनु काज दाहिने बाएं, होते रहे, हमेशा होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मनीषी ने यह भी कहा कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्यों कहा? क्योंकि जब वो आपके नजदीक रहेगा तो आपको सुधरने की प्रेरणा मिलती रहेगी। सही बात। मेरे पिताजी ने एक बात जो कही, जो मैं कहना चाहता था आपसे, कि अगर आपकी आलोचना हो रही है और आपको लगता है कि आप गलत नहीं है, आप सही चल रहे हैं, तो आपको मानना यह चाहिए कि आपका अस्तित्व है, तभी तो कोई आपकी आलोचना कर रहा है, तभी तो आपकी आलोचना में भी तो चर्चा ही कर रहा है ना। आप में दम है, आपकी चर्चा ही तो कर रहा है अगला, कर रहा है, तो चर्चा करने दीजिए। तो अगर वो गलत आलोचना कर रहा होगा या आपके बारे में गलत दुष्प्रचार कर रहा होगा, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कोई समय आएगा जब उसकी आत्मा उसको कचोटेगी कि मैंने झूठे इस नाहक इस आदमी के बारे में ऐसा कहा। बिल्कुल बिल्कुल। जो समस्याएं आती हैं। दूसरी चीज एक और जो आपको बताएं, एक और जो मेरे पिताजी कहते थे, जिसको मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ। पिताजी हमारे एक बात बताते थे कि एक संत जा रहे थे और एक आदमी सड़क पे गाली देने लगा, तो किसी ने रोका उनको, कहा कि देखिए वो पीछे आदमी आपको गाली दे रहा है। तो महात्मा रुके, पलट के उसको बहुत देर तक देखे, निहारे, जो निहारे एक शब्द है। हाँ। और थोड़ी देर बाद उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि नहीं नहीं, ये मुझे गाली दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज तक इसका कोई भला नहीं किया। अगर भला किए होंगे तो जरूर इसको अधिकार है गाली देने का, हमने कोई भला नहीं किया, भला ही नहीं किया। अब आप इसको अगर सकारात्मक दृष्टि से देखें तो बहुत दूर की बात हो गई। बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसका आप भला कर रहे हैं, जिसको आप लाभ पहुंचा रहे हैं, कभी कभी वो भी आपकी आलोचना करता है। बिल्कुल। अब वो क्यों कर रहा है ये उसकी आत्मा जाने, लेकिन आप कम से कम शुचितापूर्ण तरीके से काम करिए। आप अपनी बताइए कि साहब हम ये जो काम कर रहे हैं इसमें ये, और हमेशा पारदर्शी रहिए ना। आप अपने वादकारी को बताइए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, और उसको अपनी फीस बताइए कि मेरी फीस है। आप बाजार में कोई सामान जो लेने जाते हैं उसको बताते हैं ना कि भाई ये हमारा ये इतने मूल्य का है, उसका मूल्य दिया, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, उसमें जो कोई चीज़ गलत चीज़ अगर जुड़ गई, आपने कुछ गलत चीज़ें उसको बतानी शुरू की, और उसको जब पता चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी छवि धूमिल होगी। बिल्कुल। तो हम अगर सही तौर पे उसको सब चीज़ बताएंगे, तो आप कहें कि नहीं हमको फला आदमी 10 रुपये हमारा मुकदमा कर रहा है, भाई कर रहा होगा, हम 12 रुपये में करते हैं, 12 रुपये में कराइए, इसके अलावा हमारे यहाँ और कुछ नहीं है, भाई ये 12 रुपये देना। और लेकिन उसके साथ साथ ये दृष्टि भी होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी ऐसा आया, कहा साहब मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो ठीक है, वकील सबके खर्चे नहीं उठा सकता, आपको कहना पड़ेगा भाई खर्चे का प्रबंध करिए, हम आपका मुकदमा निःशुल्क पैरवी कर देंगे। बिल्कुल। और थोड़े बहुत खर्चे हैं आपकी सीमा में आ सकते हैं, जो आपका पॉकेट अलाउ करता हो, आपके अपने परिवार के संचालन में बाधक ना हो और आप उसकी मदद कर सकते हो, तो उतना करना भी चाहिए। ये सामाजिक अवदान भी जरूरी है, क्योंकि परिवार का तो जानवर भी अपने बच्चों का पेट पाल लेता है। बिल्कुल। वो कहीं से चुन के चिड़िया भी चारा लाके और घोंसले में डाल देती है कि उसका बच्चा जोड़ नहीं पा रहा है। दूसरों के लिए भी हमें जो है करना चाहिए। ये सामाजिक जो व्यवस्था है ऐसे ही चलती है, मतलब देने का भाव हमेशा। और मैंने आपको बताया था ना कि जब हर व्यक्ति में ये रहेगा कि हम दाता भाव से हैं, तो सभी ग्रहीता ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी न किसी रूप में मिलता ही रहेगा। जो देता है वही देवता है, वही देवता। तो ये एक बहुत बड़ा वो। दर्शकों, आपने देखा कि अशोक नारायण धर दुबे जी ने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त के सहारे भी बेहतर संदेश दिया है,
और विधि के जो सारवान तथ्य हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके सहारे भी एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन किया है। और झंझावातों से घिरा हुआ व्यक्ति जब चारों तरफ से अपने आप को अकेला पाता है तो उसे किस तरह से अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए, उसके बारे में भी बेहतर मार्गदर्शन किया है। आपने कार्यक्रम देखा हमारा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको भी धन्यवाद।